सलाम मसनून। कांग्रेस के सीनियर लीडर ग़ुलाम नबी आज़ाद ने मंगल को जो अलविदाई तकरीर की राज्यसभा में, वो हिंदुस्तान में गूंज रही है। वो वीडियो वायरल हो रहा है। आप जानते हैं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर ग़ुलाम नबी आज़ाद बहुत ही मकबूल लीडर हैं। उन्होंने जो तकरीर की है वो सिर्फ़ उनकी तकरीर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमानों की ज़हनियत की अक्कासी की है। मुझे ऐसा ही कहना चाहिए, क्योंकि आमपुर में भी कांग्रेस के बहुत अच्छे लीडर रहे हैं। एक ज़माना था कांग्रेस के बहुत लोग आमपुर में रहते थे। टी अब्दुल वाहिद साहब भी कांग्रेस के थे। एम अनवर साहब भी कांग्रेस से राज्यसभा को मुंतखब किए गए। अलावा अजीम आमपुर में बांगी अकबर बादशाह साहब के बारे में तो क्या कहना, सब जानते हैं। वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे और कांग्रेस पार्टी के थे। उनके बारे में मैं बग़ैर पस पेश के कहूँगा, क्या सियासत में लोग कमाते हैं, करोड़ों के हो जाते हैं। आज भी हम देख सकते हैं कि चंद साल पहले क्या थे, आज क्या हैं। मगर बांगी अकबर बादशाह के सिलसिले में मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ, उनके बारे में मुझे जानकारी है। उन्होंने सियासत के लिए अपने रुपयों को खोए हैं। सियासत से उन्हें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ था। और एक भी जो हमारे अच्छे दोस्त थे वो भी मुझे इस वक्त याद आते हैं, वो बाबूजी। दादे घराने के बाबूजी के नाम से ही वो याद किए जाते थे। वो भी कांग्रेस के थे। अब मैं ये बात भी आपसे कह दूं कि बाबूजी दादे घर के थे और वो ग़ुलाम नबी आज़ाद के बहुत गहरे दोस्त थे। जब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में शुरू में, तो उसमें शिरकत के लिए बाबूजी आमबूर से दिल्ली गए थे। उन्होंने उस वक्त मुझसे कहा था कि ग़ुलाम नबी आज़ाद किस किस्म के लीडर हैं, और उन्होंने आमबूर से गए लोगों की क्या खिदमत अंजाम दी। बहुत सी बातें आज भी मुझे याद हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी और भी बातें मुझे याद आ जाती थीं, मैं उनको आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। तो एक बार एक कांग्रेस लीडर से मुलाकात हुई। ये मुलाकात बाबूजी के ज़रिए हुई। तो उन्होंने कहा कि हम बाबूजी की बहुत कदर करते हैं, क्योंकि इनके साथ बाबूजी भी निकनेम लगा हुआ है। मगर वो जल्द ही अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका इंतकाल हो गया। पिरामिड में वो कारोबार करते थे। कई कंपनियों में जब हम ख़रीद व फ़रोख्त के लिए जाते थे तो उस वक्त भी उनसे मुलाकात होती थी, और वो हमारी कंपनी में भी आते थे, मुलाकात करते थे। और बाबूजी की बांगी अकबर बादशाह साहब से
बहुत दोस्ती थी। उनके सजेशन पर ही वो कांग्रेस में थे और दिल्ली भी गए हुए थे। वो दौर भी आज नहीं रहा। कांग्रेस ऐसा लगता है बहुत अफसोस के साथ कि कमज़ोर पड़ गई है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस में एक ऐसा लीडर उभर कर नहीं आया है जो लोगों के जज्बात से जानकारी रखता हो, और इसमें डेमोक्रेसी की कमी भी पाई जाती है। थारूर जैसे लोग जीत कर जब कांग्रेस में आ जाते हैं तो इंशाअल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस फिर से सर उठाएगी, वरना मुश्किल है। यहाँ भी देखिए, तमिलनाडु सियासत में भी डीएमके से भी कांग्रेस को कम ही सीटें इलेक्शन लड़ने के लिए आने वाले इंतखाबात में मिल सकते हैं, क्योंकि सब जान चुके हैं कि कांग्रेस की हैसियत क्या है। जैसे भी हो, मैं ज़िक्र कर रहा था ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब की। कई बातें आ गईं जो मैंने मुनासिब समझा कि आपके सामने रख दूं। अब आइए ग़ुलाम नबी आज़ाद के सिलसिले में भी चंद बातें सुन लें। कांग्रेस के सीनियर लीडर ग़ुलाम नबी आज़ाद ने मंगल को अपनी अलविदाई तकरीर में राज्यसभा में कहा कि मैं अपनी 41 साला पार्लिमानी ज़िंदगी में राज्यसभा, लोकसभा और जम्मू व कश्मीर की असम्बली में रहा। ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मैं उन खुशनसीब लोगों में से एक हूँ जो कभी पाकिस्तान नहीं गया। जब मैं पाकिस्तान के हालात के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फ़ख्र महसूस होता है। 15 साल पहले हुए एक दहशतगर्दाना हमले को याद करते हुए ग़ुलाम नबी आज़ाद जज्बाती भी हो गए। आज़ाद ने दहशतगर्दों की होलनाकियों का ज़िक्र करते हुए कहा कि जब वो जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आला बने और दारुल हुकूमत श्रीनगर पहुँचे तो दहशतगर्दों ने अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करने के लिए गुजरात के सयाहों से भरी बस पर हमला किया। बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। उन्होंने कहा कि जब वो जाए वाक़या पर पहुँचे तो पुलिस ने लोगों को वहाँ से हटा दिया था। उस वक्त के वज़ीर आला गुजरात नरेंद्र मोदी और मेरी दरख्वास्त पर मरकज़ का एक ख़ुसूसी तैयारा सयाहों को गुजरात ले जाने के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचा। मैं वहां उन बच्चों से मुलाकात की जिनमें किसी के वालिद और किसी की माँ उस हमले में मारे गए थे। उन बच्चों ने भी मुझे गले लगाया और रोने लगे। उस वाक़े का ज़िक्र करते हुए मिस्टर ग़ुलाम नबी आज़ाद ऐवान में जज्बाती हो गए और उनकी आँखों से आंसू निकल आए। इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इस वाक़े का ज़िक्र करते हुए ऐवान में जज्बाती हो गए थे। उनके गले में तकलीफ़ थी और उन्होंने कई बार पानी पिया। वो अपनी बात पूरी नहीं कर सके और उन्होंने उंगलियों के इशारे से मेंबरों को अपनी बात बताई। उन्होंने अपनी आँखों से आंसू भी पोंछे। देखिए, जब वाक़ये पुराने याद आ जाते हैं तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं। और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों पर जो गुज़री है उससे भी कई ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनमें सिर्फ मुसलमान नहीं
بلکہ غیر مسلمان بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں انسانیت کی قدر کی جاتی ہے۔ تو میں ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے اور خاص کر ایک تمل ناڈو بھاشی ہونے کے ناطے تمل ناڈو میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں جانکاری رکھنے والا ہونے کے ناطے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں ہندوستانی ہونے پر فخر ہے، ہمیں تمل ناڈو کے باشندے ہونے پر فخر ہے۔ یہاں تمل ناڈو میں جو انسانیت ہے وہ بہت ہی کم اسٹیٹس میں ہندوستان میں ہوگی۔ اس وقت میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو تمل ناڈو اور کیرلا کے مثال کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہی سچے معنوں میں ہندوستانیت ہے۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ تو پھر ہندوستان میں بیر کیوں؟ ہندوستان میں کیوں لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہندوستان میں کیوں انسانیت کو اور آگے بڑھانے کی کوشش ہو تو رہی ہے مگر کم ہو رہی ہے؟ اس جذبے میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہی امید ہندوستان میں رہنے والے تمام اچھے لوگوں سے کی جاتی ہے۔ خدا کرے کہ ہمارا ہندوستان پھر سے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لیے، تمام لوگوں کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے، کسانوں کی باتوں کو سنتے ہوئے، یہاں جو مظلوم ہیں ان کی آہوں پر نظر ڈالتے ہوئے، فرقہ پرستی کو رد کر کے انسانیت کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنے میں لگنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام تمام لوگوں سے ہونی چاہیے، مرکزی حکومت سے بھی خاص کر ہونی چاہیے، اور ہندوستان کے تمام ریاستی حکومتوں سے بھی ہونی چاہیے، کیونکہ انسانیت کے بغیر ہندوستان آگے بڑھ نہیں سکتا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی ویم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے، اور یہ درخواست بھی کرتا ہے کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ ہندوستان میں ایک ایسا ماحول پھر سے بہت اچھی طرح ابھر کر آئے جن میں لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے لگیں، ایک دوسرے مذہب کی قدر کرنے لگیں، اور مذہبی کٹرتا کو چھوڑ کر مذاہب کی اچھی باتوں کو لے کر انسانیت کو اپنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہی تمام ہندوستانیوں کی خواہش ہے۔